फरवरी 2024 को मीर बालाज टीपू का कत्ल होता है और उसके बाद मौके पर मुजफ्फर नामी शूटर जो है वो मार दिया जाता है। कहानी चलती रहती है और मामला आ जाता है कि जी एहसन शाह गद्दार था। एहसन शाह ने तीफी बट से मिलके जो है वो मीर बालाज को कत्ल कराया और उसके बाद एक दिन इतला मिलती है कि एहसन शाह को भी मार दिया गया। और कहानी ये सुनाई जाती है कि जी एहसन शाह को शनाख्त के लिए लेके जा रहे थे, बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे और उसी के भाई ने उसे छुड़ाने की कोशिश की और वो मारा गया। फिर बात चलती है जावेद भट्ट साहब की, जो कि तीफी भट्ट के बेनोई हैं। लाहौर की एक बड़ी मारूफ सड़क कनाल रोड के ऊपर जो है दिन दिहाड़े उनका कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर के सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर हैं मिर्ज़ा आमिर साहब। और मिर्ज़ा आमिर साहब जो हैं वो पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से क्राइम की स्टोरीज को कवर करते हैं और उन्होंने इन तमाम लोगों को बड़े करीब से देखा हुआ है। और जब ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी तब भी ये करीब से देखते थे। फिर जब ये टॉप 10 मारे गए एक दौर के अंदर एक एक करके, उसको भी इन्होंने बड़ी करीब से कवर किया। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने दोस्तों को मिर्ज़ा साहब से मुलाकात कराऊं। स्क्रीन पे तो आप इनको देखते रहते हैं और इनसे हकायक पूछें कि ये क्या चल पड़ा है लाहौर के अंदर, और जो माजी में इन्होंने वो टॉप 10 की हलाकत और ये सारा कुछ देखा, उससे क्या ये कोई ममासलत रखता है। मेरे साहब, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और दूसरा ये 18 फरवरी से जो एक मामला शुरू हुआ है मीर बालाज के कत्ल का, और अक्सर लोगों की ये मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, मीर बालाज को वो कैसे ही कहते हैं कि जी वो तो एक इनोसेंट था जो लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता था, लेकिन ये मामला हुआ। क्या हुआ, क्या इसकी अब तक की क्या अपडेट है, और क्या इसके अंदर आप समझते हैं कि इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? शुक्रिया शादाब, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और मौका दिया बात करने का। ये मामला इन दो ख़ानदानों का अब से नहीं, क्योंकि अर्सा कोई 32-34 साल से इनका मामला जो है ना चल रहा है आपस में। शुरू में स्टार्ट में जब बिला ट्रका वाला कत्ल होता है तो उसके कातिल जो हैं वो मफरूर इश्तियारी टॉप 10 बाबा हनीफा वगैरह थे। अब वो बिला ट्रका वाला के कत्ल के बाद उनके मामला जो हैं कुछ अरसे के बाद गोगी भट्ट टीपी भट्ट वगैरह के साथ उनके साथ सलाम दो आती है, उनके साथ मिल जाते हैं जाके। अब उनके साथ तीफी भट्ट वगैरह का मिलना जो है वो तीफी भट्ट वगैरह के गले में फंदा पड़ गया। अब बिल्ला ट्रका वाले के मुतल्लक जो है उन्होंने कहा गया कि बिल्ला ट्रका वाला के कत्ल में जो है तीफी भट्ट ग्रुप जो है वो मुलविस है। इन्होंने टॉप 10 इश्तिहारी के साथ मिलकर ना उसको मरवाया है। हालांकि हम उस दौर में क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे, हमने देखा भी था, मामला भी सारे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों ग्रुपों के साथ हमारे ताल्लुकात भी थे, दोस्ती भी रही है हमारी उनके साथ। तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई उस दौर में, और पुलिस तफ्तीश भी होती रही सारा कुछ, कि तीफी भट्ट वगैरह जो है वो इस कत्ल में शामिल हों। लेकिन ये आप बात कर रहे हैं बिल्ला ट्रका वाले, बिल्ला ट्रका वाला कत्ल हुआ था 94 गालबन, मेरा ख्याल 94 की बात है ये। तो उसमें ना पुलिस इंटेरोगेशन में कुछ चीज़ ऐसे सामने आई थी, और ना मतलब हमारी अपनी तहकीक भी होती थी, हम भी इन्वेस्टिगेट करते थे स्टोरी, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी कि बिल्ला ट्रका वाले के कत्ल में वो शामिल हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वक्त गुजरता गया और इनके दरमियान दुश्मनी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती गई। टॉप 10 जो थे वो इनके टीपू ट्रका वाला जो था, बिल्ला ट्रका वाला का बेटा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ करते थे, वो उनके साथ भरपूर लड़ाई लड़ रहा था उस दौर में। टीपू जो था वो उसका जहाँ कोई मतलब कि था तो वो घर में अपने बिल्कुल बंद होकर रह गया था, डेरे और घर के अलावा महदूद था वो, इसके अलावा बाहर नहीं निकलता था वो कहीं भी, क्योंकि उसको जाहिर बात है उसको अपनी जान का खतरा था। तो इस दौरान उनकी जब लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती गई और एक दूसरे के खिलाफ उनको बस साथ बैठने वाले जो दोस्त थे बाब होते थे ना उनके, वो इस मामले को कोई मतलब कि किसी अच्छी तरफ नहीं जाने देते थे। वो एक दूसरे को उठाते थे, उनके मफादात होते थे यार वहाँ पे बैठना, उनके किसी को माली मफादात होते थे, किसी के कुछ मफादात होते थे। तो उन मफादात को सामने रखते हुए वो लोग जो है ना इस मामले को हवा देते थे कि जितना हाइप क्रिएट हो सकती है इसमें हो, तो वो होती रही हाइप क्रिएट। और फिर टाइम एक ऐसा आ गया कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए, एक दूसरे को मारने के दर पे भी हो गए। फिर अब दोनों ग्रुपों को ये होगा कि यार ये अब हमारे बच्चों के दुश्मन बन गए हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है इस दुश्मनी की वजह से। तो अब दोनों दाव में थे कि भाई किसके साथ किस वक्त कहाँ क्या कर सकते हैं। इस दौरान टीपू के ऊपर भी अटैक होता है ईवान अदल में,
ईद मिलादुन नबी पे को 5-6 लोग कत्ल होते हैं, ताहिर प्रिंस पर अटैक होता है, जब उसकी एफआईआर टीफी बट वगैरह के खिलाफ दर्ज हो जाती है, झूठी एफआईआर थी वो, लेकिन उस एफआईआर में 3-4 साल ये लोग उन्होंने अपना भुगता है उसका। जब उसके बाद ये लोग वापस आके बैठते हैं, फिर टीपू के ऊपर ईवान अदल में अटैक हो जाता है, वहाँ 5 लोग मर जाते हैं, कोई 5-6 जख्मी हो जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर 2010 में टीपू के ऊपर एयरपोर्ट में अटैक होता है और उसमें ये लोग कामयाब हो जाते हैं और टीपू उस अटैक में मारा जाता है। अब उसके बाद से लेके बलाज पर आ जाए आप, मीनवाइल को 4-5 साल 6 साल का अरसा टीपू की जो मिसेज है वो बच्चों को लेके अब्रॉड चली जाती है, वो इस दुश्मनी से बच्चों को दूर रखती है। लेकिन अब पीछे कारोबार बहुत वसी कारोबार था, लोग कारोबार को देख रहे थे। अब इतना वसी कारोबार छोड़ता भी कोई नहीं है। खैर वो बच्चों को लेके वापस आकर उन्होंने कारोबार बच्चों के हैंड ओवर किया, मामला देखने शुरू कर दिए। इस दौरान टीपू को जो मिसेज थी और ये अमीर बलाज था, इनकी सोच ये थी कि हमने इस दुश्मनी को आगे लेकर नहीं चलना, हाँ। हमने इसको ख़त्म करना है। इस दौरान तीफी बाट के साथ भी मामला तो उनके शुरू हुए, गुफ्तो सुनी जारी, कई लोग बीच में जाके उन्होंने। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो discuss भी किया। कैसर भट्ट साहब का नाम आ रहा है जी, कैसर भट्ट जो इसमें जावेद भट्ट साहब के कत्ल में भी लचका एफआईआर में है, कैसर भट्ट के वाले से मैं सुन रहा था कि वो 1-2 लोग कह रहे हैं कि जी तीफी की और इसकी बालाज की सुलह होने वाली थी और कैसर भट्ट ने बीच में कहा था कि ये बड़ा वो मुनाफकत कर रहे हैं। ये बात शादाब भाई तीफी भट्ट ने अपने इंटरव्यू में कही है, और उनके पीछे रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि एक मियाँ बिलाल, कैसर भट्ट और एक नईम शाह नामी बंदा, ये 3 लोग थे जो मेरे पास आया करते थे सुलह के मामले के लिए। तो एक दिन जब ये लोग जाने लगे तो मुझे बाहर जाते हुए इन्होंने कैसर भट्ट ने मेरे से कहा कि भट्ट साहब सुलह ना करना है, मुनाफकत दी सुलह। तो इस गुफ्तगू में जो सुनने वालों में थे उसमें मियाँ बिलाल भी शामिल था। तीफी भट्ट ने इस चीज़ का गिला भी किया था कि मियाँ बिलाल ने अपना एक इंटरव्यू दिया, उसे ऑन एयर ये बात करनी चाहिए थी, मुझे गिला है मियाँ बिलाल से कि ये उसने बात क्यों नहीं की कि कैसर भट्ट ने ये गुफ्तगू की थी कि मुनाफकत दी सुलह ये ते सुलह ना करना तुसी। तो मुनाफकत की सुलह, मुनाफक उसने किसको कहा? ट्रकों वालों को कहा कि भाई वो दिल से सुलह नहीं करना चाहते इस चीज़ को। अब कैसर भट्ट इस चीज़ को मुसलसल जो है वो जुटला रहा है कि नहीं वो तीफी भट्ट झूठ बोलता है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अब इस चीज़ को कैसर भट्ट के इस चीज़ को जुटलाया मियाँ बिलाल ने आके। मियाँ बिलाल का एक इंटरव्यू भी आया, उसने कुरान पर हलफ दे के कहा कि जी ये बात तीफी भट्ट ठीक कह रहा है, कैसर भट्ट ने ये गुफ्तगू की थी और उसने कहा था कि जी मैं मुनाफकत की सुलह है, ये सुलह ना करना। अब यहाँ पर तो कैसर भट्ट हो गया, गिल्टी हो गया, फंस गया, हाँ। फंस गया यहाँ पे आके। अब उसका मतलब ये कि कैसर भट्ट नहीं चाह रहा था कि ये सुलह हो, या उसके जहन में क्या बात थी, किस वजह से उसने ये बात कही है, उनके बलाज वगैरह की तरफ से किस किस्म की गुफ्तगू कैसर के साथ होती थी जो जिसके अगेंस्ट उसने तीफी भट्ट को ये पैगाम दिया उसने। अब ये मामला सारे चलते रहे। अब मीनवाइल वो बात हुई, फिर मैं बताया ना आपको, गोगी भट्ट के घर फायरिंग हुई थी, तीफी भट्ट के घर फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के बाद भी ये लोग बड़ा एक उसको तीफी भट्ट को यकीन दिलाते रहे कि ये फायरिंग हमने नहीं की, बलाज वगैरह की तरफ से। लेकिन जब वो अकबर बिला डीएसपी रिटायर्ड है, उसका बेटा जो है वो जब पेश हुए जाके सीसीपीओ के पास जाके, और उन्होंने कहा कि जी इस फायरिंग में मेरा बेटा शामिल है तो हमारी जान छुड़ाएं इससे किसी तरीके से, तो वो बात सारी खुल गई सारी। अब जो किरदार इसमें सुलह में शामिल थे, जो कह रहे थे जी असी कुरान देने तैयार आ, न्याय देने असी इस चीज़ का, अब वो सब मुँह छुपाते फिरे अपने कि जी अब क्या हो सकता है, क्या करेंगे। तो ये मामला जो है ना, इस दौरान इसके बावजूद भी सुलह की कोशिशें चलती रही थीं, लेकिन इसके बाद आप ये देखें कि जब डिस्कशन होती थी ना बैठकर यहाँ पर मामला की इस हवाले से, अब जो गुफ्तगू होती थी वही गुफ्तगू एहसन शाह रिकॉर्ड कर लेता था, रिकॉर्ड करके तीफी भट्ट को भेज देनी उसने। अब उसमें जब गुफ्तगू में आप कहोगे जी ये बच्चे भी मार दो, फलां भी मार दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, तो अब उसमें बताएं मेरा रिएक्शन क्या होगा, उसका किसी का रिएक्शन क्या हो सकता है जब आप। तो ये प्लानिंग तो उसके बलाज की कत्ल की फिर चलनी शुरू हो गई थी। तो वो चलते चलते फिर जब वक्त आया और उनको लगा कि ये हम अटैक कर सकते हैं और कामयाब अटैक करेंगे, तो एक अटैक हो गया और उसमें बलाज को। अच्छा एक बात है मिर्जा साहब, आप मतलब माशाल्लाह सीनियर सारा आपने बड़ा देखा हुआ, एहसन शाह के हवाले से जो भी बातें आई हैं सामने, इसमें कोई ना तो उनका कोई उसका 164 का बयान करवाया गया, ये तो वो चीज़ें थी जो पुलिस
हमें मीडिया वालों को बताती थी कि एहसन शाह गद्दार है, एहसन शाह ये किया वो किया। अब अगर हम कानून की किताबें देखें तो वहां पर तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा होगा कि एहसन शाह को गद्दारी की वजह से मारा गया। शादाब भाई, एहसन शाह का जो कत्ल है ना, वो उसके पीछे भी ना कोई एक सोच है किसी की। वो मैं समझता हूँ कि आपने, मैंने शायद एक पिछले दिनों भी एक बात की थी कि बलाज की और तीफी के ग्रुप के ना, इनके दरमियान कुछ सुलह की एक बात चली थी सारी। जी। ठीक है, उसके बाद एहसन शाह को जो मार देना है, वो मैं ये समझता हूँ कि वो एहसन शाह का कत्ल जो है ना, एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया उसको। किस लिए कि मे बी के सुलह की गुफ्तगू चल रही है, उसके बाद एहसन शाह मर गया। एहसन शाह के मरने का इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी तीफी भट्ट। डेफिनेटली उसका तो ठीक केस है, ही खत्म हो गया। केस कमज़ोर हो गया उसका। अब केस कमज़ोर होना, दूसरा सुलह की बात चल पड़ना, इसमें मतलब कि अगले बंदे को एक लीनियंट वे देना कि भाई आप अब वापस आके अपना केस निपटा सकते हो। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये तीफी भट्ट को अब्रॉड से वापस पाकिस्तान ला के केस फेस करने के लिए एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नहीं, लेकिन अगर वो केस फेस भी कर लेता आके तो उसमें तो कोई सच पता एविडेंस ही खत्म हो गया एहसन शाह के भाई, बाद। केस फेस करने की बात नहीं होती। अब एक चीज़ ये देखें कि मेरी आपकी दुश्मनी है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप बैठे हुए हैं बाहर के मुल्क में, मैं आपका कुछ कर ही नहीं सकता वहाँ पर। मैं आपके साथ यहाँ मैं पर समझ बैठ के गया। मैं जितनी मर्जी फजूल बकवास कर लूँ, मैं आपको ना वहाँ बैठ के गिरबान से पकड़ सकता हूँ, ना मैं आपके घर पे कोई अटैक कर सकता हूँ, ना मैं आप पे कोई अटैक कर सकता हूँ। ये इन सारी चीज़ों के पीछे ना एक प्लानिंग होती है, एक अब सोच मैं होती समझ है। गया, बिल्कुल। हम तो ये सारे मामला ना, ये उसी सिलसिले, मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैंने जर्नलिज्म की है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने तफ्तीशें देखी हैं, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उस तरफ जाती हैं सारी। तो ये सब उसका एक हिस्सा मैं समझता हूँ कि था। लेकिन अब उसके बाद जब तीफी भट्ट का वापस आने का प्रोग्राम कोई नहीं, मैं तीफी भट्ट को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बड़ा मतलब के समझदार कह लें कि अपने मामलात में, दुश्मनी के मामलात में उसने आना वापस तभी है जब उसके सारे मामलात कानूनी उसके हाथ में होंगे और सेटल होंगे। उससे पहले वो नहीं आता। मिर्जा साहब, ये जो इन ग्रुपों के ऊपर जाहिर है इस वक्त बुरा वक्त आया हुआ है, दोनों चाहे तीफी ग्रुप है या ट्रकों वाला ग्रुप है, तो कई आपने देखा है इनकी जो टीम का हिस्सा होते हैं, जो ग्रुप में पॉकेट्स इन्होंने बनाई होती हैं, जो बदमाशी कर रहे होते हैं इनके उसके ऊपर, दोनों ग्रुपों के जो लोग हैं करीब इनके साथ जुड़े हुए, उन लोगों का इस वक्त क्या लाहौर में नजर आ रहा है आपको? मैं आपको बताता हूँ उसको भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जावेद भट्ट का जो कत्ल हुआ ना, शादाब भाई, इसमें कत्ल में जो किरदार डिस्कस हो रहे हैं ना आजकल, या जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसमें शामिल हैं। अगर तो ट्रकों वाला खानदान का कोई फर्द जावेद भट्ट के कत्ल में शामिल है, अगर मैं कह रहा हूँ अगर शामिल है उसमें कोई, तो उसका चैनल कोई और इस्तेमाल किया गया और उस चैनल का तज़किरा कहीं भी नहीं है। और मेरी अकल सोच के मुताबिक तीफी भट्ट को पता है, तीफी भट्ट ये बात जानता है कि वो नहीं है कि किस चैनल से ये काम सारा हुआ। मैं ये समझता हूँ, और वो बिल्कुल इस सारे मंजर-ए-आम से आउट हैं सारे। दूसरा, आपने बात की जो किरदार है इन दोनों ग्रुपों के साथ जो अटैच हैं, लाहौर के बदमाश कह लें उनको, तगड़े लोग कह लें, उनके मुतल्लक ये है कि अब वो तो सारे जो है ना, कुछ अंडरग्राउंड हैं और कुछ बिल्कुल ही अपने आप को समेट के ना गोशानशीनी में है इस टाइम वो। उनके मुतल्लक लाहौर पुलिस की तरफ से रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। मेरा ख्याल सीएम पंजाब मरीम नवाज ने भी रिपोर्ट्स अपना मंगवाई हुई है, और उनके मुतल्लक कोई फ़ैसला लेने के, अभी पता नहीं फ़ैसला हो गया है या होना है फ़ैसला। इनके को मेरे ख्याल को 2-3 महीने के ना कोई डिटेंशन ऑर्डर 3 एमपीओ के, वो तो मिर्जा साहब काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स वो कलेक्ट कर रहे हैं ना, उनसे रिपोर्ट्स नहीं कलेक्ट हो रही। असल में हमारे ना अलमिया ये है कि हमारे जो इदारे हैं ना, वो भी ये रिपोर्ट्स जो है ना, कुछ भाई उसने बता दिया, उसने बता दिया, उसने बता दिया, वेरिफिकेशन उनकी कोई नहीं होती। जिसने जो कहा वो लिख के दे देते हैं। अभी मेरे से कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार वो फलां बंदा जो है उसके तीफी भट्ट के साथ राब्ते हैं, उनकी CDRA निकलवाई हैं, फलां की है। मैं कहा सब झूठ है भाई, उस बंदे के साथ उनके मामला पिछले 2-2.5 साल से ख़राब है, उनका राब्ता ही नहीं है। तो अब इस किस्म की रिपोर्ट जब जाएंगी तो उन पर फैसला क्या होगा, आप मुझे बता दें। लेकिन उनके पीछे पड़े हुए हैं, ये उनके खिलाफ रिपोर्ट्स इकट्ठी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस किस के इन लोगों के साथ टेलीफोनिक राब्ते हैं, कौन कौन मुलाकातें कर रहा है, और
उसकी रोशनी में जो है ना अब उनके खिलाफ फैसला कर अच्छा मिर्जा साहब, आखिरी सवाल, मेरी नाम मैं नहीं लूँगा, एक बड़े सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे साबिक, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये जो मीर बालाज से लेके तो अभी ये जावेद भट्ट तक, ये बेसिकली ये वो कड़ी है जो एक ज़माने में टॉप 10 मारे गए थे। आपको भी कुछ इस तरह का लग रहा है कि ये उसी टाइप का है कि लोगों को मारने वाला कोई तीसरा हाथ है, और चाहे वो इसके बालाज का मर्डर है या इसका जावेद भट्ट साहब का? इसमें शादाब भाई ये देखें कि ये जितने भी मतलब के नाम इसमें आ रहे हैं ना, जिनकी दुश्मनी है आपस में, इन्होंने सारी ज़िंदगी अपने हाथ से तो कुछ किया नहीं हुआ, इन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया। लोगों को से मुराद ले कि उजरती कातिल होते हैं, पैसे दे के उनसे। अब ये भी सिलसिला वैसे ही चल रहा है। टॉप 10 का भी यही होता था कि उनके ताल्लुक वास्ते होते थे, वो उजरत तो नहीं लेते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि पंजाबी च के चट्टी पा देना, तो वो चट्टियाँ डालते थे उस टाइम में, और चट्टियाँ भी अच्छी खासी होती थी, तो वो उस अपने मकासद इस तरह से पूरे किया चट्टी यानी कि फटीक फटीक पा वो अपना इस तरह से पूरे करते थे। तो अब ये उजरती कातिल, कुछ लोग हैं जिन्होंने उजरती कातिल रखे हुए हैं गली मोहल्लों में, बड़े शार्प शूटर हैं वो, और बड़ी सख्त जान के लोग हैं। और मैं ये जो आपको जावेद भट्ट के उसमें चल रहा है ना कि जी वो पकड़ा गया, एक शूटर पकड़ा गया, ये भी अगर शूटर पकड़ा गया ना, तो इसकी इंटेरोगेशन के दौरान मेरे ख्याल में जो मेरी इत्तला है कि अभी तक पुलिस के हाथ कोई चीज़ आई नहीं सॉलिड कि जिसकी वजह से कोई बंदा आगे चले। ये भी कोई अगर शूटर है ना, तो ये कुछ चौथे पांचवें हाथ जाके होगा शूटर। अभी इसके पीछे 4-5 लोग और होंगे जो असल बंदे तक पहुंचाएंगे आपको। अब अगर तो पुलिस के पास बात सारी आ जाती, शूटर ने उनको क्लियर कर दिया होता, तो अब तक तो लाहौर में पता नहीं कितनी गिरफ्तारियां हो जाती, कहाँ कहाँ रेड होनी थी जाके। हम कह सकते हैं कि पुलिस नाकाम हो गई है अभी तक तो सरे दस नाकाम ही है, क्योंकि जितने का हाई प्रोफाइल मर्डर हो चुके हैं, और ये जावेद भट्ट वाला मैटर भी बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है इसने, तो इसमें कुछ ना कुछ पुलिस की तरफ से आना जरूर था कि जी इसमें हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अभी ये मेरे ख्याल स्टेप बाय स्टेप, ये शूटर, इसके पीछे इससे किसने डील की, उससे पीछे किसने डील की, उससे पीछे किसने डील की, ये 4-5 हाथ जो है ना, अभी ये मामला चलेगा। तो अभी असल बंदे तक पहुँचते पहुँचते टाइम मिलेगा। बहरहाल चीज़ें निकल आती हैं, छुपती नहीं है, तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, तो किसी ना किसी अंजाम पर तो पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपका, आपने स्पेशली खुसूसी तौर पर मुझे टाइम दिया है। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।